हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम सक्सेस एकेडमी आजमगढ़। माई सेल्फ मंच चौरसिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में। कौन सी मेमोरी कब और कहाँ कैसे यूज होती है, अब हम इन सारी मेमोरीज को पढ़ के देखेंगे कि इन सारे मेमोरीज के बारे में जानेंगे और कैसे कब और किस कंडीशन पे कौन सी मेमोरी यूज होती है उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम जैसे डायग्राम में यहाँ पे हमने देखा एक चार टाइप से बना दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है, वर्चुअल मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारे पास मेमोरी के टाइप्स होते हैं वो इतने सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं वर्चुअल मेमोरी के बारे में। वर्चुअल, इसके वर्ड से ही लगता है ये क्या है, वर्चुअल क्या है। वर्चुअल मीन्स ये होता है काल्पनिक, एक ऐसी मेमोरी जिसकी सिर्फ कल्पना की जाए। अब आप सोचोगे वो कौन सी मेमोरी होती है जिसकी सिर्फ कल्पना की जाए। बिल्कुल होती है हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में, हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप, कहीं पे भी जहाँ पे भी मेमोरी का यूज होता है वहाँ पे एज ए वर्चुअल मेमोरी का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए समझते हैं ये वर्चुअल मेमोरी हमारे कंप्यूटर के अंदर कैसे वर्क करती है, इसके वर्क करने का क्या तरीका है वो देखते हैं। जैसे आपको पता होगा, चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप कोई भी हो, तो उसमें हमारे पास दो मेमोरी लगी होती है। एक रैम लगाते हैं और एक हार्ड डिस्क लगी होती है। इतना बेसिकली आपको पता होगा कि रैम लगती है और हार्ड डिस्क। रैम के बारे में अभी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी इतना जानिए कि हमारे पास एक इंटरनल मेमोरी होती है और एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो चलिए यहाँ पे एज ए वर्चुअल का क्या रोल है वो देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे कंप्यूटर का जो रैम होता है, रैम, अभी हम रैम के बारे में अच्छे से समझाएंगे। बस अभी ये जानिए कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसमें मेमोरी यूज होता है तो उसमें रैम लगता ही लगता है। चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसमें मेमोरी का यूज हो और उसमें रैम ना हो। तो रैम का यूज तो होना ही होना, ठीक है। तो रैम प्लस हमारे पास हार्ड डिस्क, मतलब HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये जो दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, इन दोनों का जब यूज होता है तो उस समय जो बन के आता है वही हमारा वर्चुअल मशीन कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। जब रैम और हार्ड डिस्क दोनों की मेमोरी एक साथ जुड़ जाती है, एक साथ जुड़ के जो काम करती हैं वो हमारा कहलाता है वर्चुअल मेमोरी। तो चलिए फिर से बताते हैं आपको। यहाँ पे क्या है, सपोज हमारे कंप्यूटर में 2 GB का रैम है, हमारे पास 2 GB का हमारे पास रैम है हमारे कंप्यूटर में, और हमें कोई कंप्यूटर पे कोई बड़ा टास्क परफॉर्म करना है, कंप्यूटर से हमें कोई हैवी गेम खेलना है या हैवी जैसे डिजाइनिंग करनी है, कैड कैम इस तरीके की डिजाइनिंग करनी है, तो ये तो कम पड़ जाएगा। इस पे फिर ये वर्क नहीं करेगा जब हम इस पे हैवी टास्क परफॉर्म करने जाते हैं। छोटे मोटे काम करने के लिए इनफ है, बट जब हम इस पे बड़ा टास्क, बड़ा काम कोई करने जाते हैं, अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर 2 ही GB की रैम है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगती है। उसके पास हो सकता है वो जो टास्क है, जो टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें 4 GB की ज़रूरत पड़े, हमें उस काम को पूरा करने के लिए 4 GB का मेमोरी की ज़रूरत हो, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 GB ही हो, हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप में सिर्फ 2 GB का रैम हो। तो उस कंडीशन में हमारा जो कंट्रोलर है, हमारा जो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर क्या करता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब जो हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी होती है उससे 2 GB रैम, वो क्या करता है, उससे 2 GB प्लस 2 GB यहाँ से इसको हार्ड डिस्क से मिल जाती है,
2 GB हार्ड डिस्क से मिल जाती है, और ये जो कंप्लीट मेमोरी तैयार होती है रनिंग के लिए वो 4 GB बन जाती है, जिससे हमें रिक्वायरमेंट थी। और ये सिर्फ तभी तक वर्क करता है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव की जो स्पेस है जो उसके साथ, तब तक सिर्फ इसके साथ वर्क करेगा जब तक वो टास्क वर्क करेगा। और जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है वो मेमोरी फ्री होके हार्ड डिस्क के पास चली आती है और ये एज ए रैम 2 GB फिर परफॉर्म करने लगता है। तो ये जो हमारे पास बन के आता है, इस तरीके से जो काम करता है कंप्यूटर मेमोरी, वो हमारा वर्चुअल, जो ये दोनों मिल के मतलब 2 + 2 GB मिल के जो 4 GB बना, वही हमारा वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास वर्चुअल मेमोरी के बारे में। अब देखेंगे हम लोग रजिस्टर मेमोरी क्या होती है। रजिस्टर मेमोरी, इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब ही होता है हिसाब किताब रखना। तो ये ऐसी मेमोरी है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर रखे हुए डेटा, कोई टास्क, कोई वर्क, उसका हिसाब किताब रखता हो, वो हमारी मेमोरी रजिस्टर मेमोरी कहलाती है। कैसे? जैसे हमें कोई भी काम करना हो, हमने कोई इमेज क्लिक किया, हमने अपनी सेल्फी क्लिक किया, तो हमें कैसे पता चलता है वो कितने MB, कितने GB, कितने KB का है? वो कोई ना कोई ऐसी मेमोरी है जो कैलकुलेट करके यूजर को डिस्प्ले करा रही है। ये जो डिस्प्ले करा रहा है वो जो रजिस्टर मेमोरी है, जो उसे डिस्प्ले करा रहा है, उसको कैलकुलेट कर रहा है, तो वो उसी को कहते हैं रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी के तरीके से मैं बताऊं, इसका सबसे बड़ा यूज क्या होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में हमने कोई एक मूवी रख रखी है, मूवी सपोज दैट 4 GB की है, और हमारे पास एक पेन ड्राइव है जो सिर्फ 2 GB की है, और हमने अपने कंप्यूटर के अंदर उस पेन ड्राइव को लगा के जैसे ही कंप्यूटर से कॉपी करके अपने पेन ड्राइव में पेस्ट करते हैं, तो वहाँ से जब डेटा पेन ड्राइव में जाता है, तो आप खुद सोचो कि 4 GB की मूवी 2 GB की पेन ड्राइव में जाएगा ही नहीं। आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो 4 GB का या 2 GB का। तो ये कौन है जो उसे चेक करके बताता है और हमें एक मैसेज दे देता है नॉट एनफ स्पेस या नॉट एनफ मेमोरी? ये हमारे पास एक मैसेज आ जाता है। तो ये जो मैसेज हमें प्रोवाइड करता है, अगर उसके पास अवेलेबल है स्पेस तो कॉपी एंड पेस्ट होने लगता है। अदरवाइज अगर नहीं है, हमारे पेन ड्राइव में नहीं है स्पेस, तो हमें एक मैसेज दे देता है कि आपके पास पर्याप्त स्पेस नहीं है, नॉट एनफ मेमोरी। तो वो कौन बताता है? वो हमारा रजिस्टर मेमोरी बताता है। तो रजिस्टर मेमोरी हमारा, ये रजिस्टर मेमोरी का जो काम है वो कंप्लीट कैलकुलेट है कि वो कितने GB की मूवी है, कितने KB की है, कितने KB से वो ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये जो KBPS MBPS इस तरीके से ट्रांसफ़र करता है, उसका जो एक अमाउंट को कैलकुलेट करके देता है, वो जो हमारे कंप्यूटर में यूज होता है वो रजिस्टर मेमोरी कहलाता है। अब बात करते हैं कैश मेमोरी की। लिखा तो होता है कैच, लेकिन इसे पढ़ा जाता है कैश मेमोरी। तो ये कैश मेमोरी है, कुछ लोग इसे कैच मेमोरी भी बोलते हैं, नो डाउट सही है। आप चाहे कैच बोलिए या कैश मेमोरी बोलिए, दोनों सही है। आप जिस भी तरीके से यूज करते हैं वो सही होगा। तो चलिए अब इसका यूज क्या है, कैश मेमोरी का यूज क्या है। शायद आपको पिछले हमने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, कंप्यूटर के फंक्शन में हमने पढ़ाया था आपको, और वहाँ पे हमने बनाया था एक डायग्राम। मे बी आप पिछले ट्यूटोरियल में, हमारे पिछले लेक्चर में आप जाइए, वहाँ पे आप देखिए डायग्राम। और वहाँ पे मैंने एक बार मैं फिर बना के दिखाता हूँ। वहाँ पे मैंने क्या बनाया था, एक मेमोरी यूनिट, और हमने बनाया था प्रोसेसर। अब हमने यहाँ पे एक लिखा था कंट्रोल यूनिट बनाया था। अब देखिए कैश मेमोरी का क्या रोल है, कैश मेमोरी का यूज हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं। देखिए कैश मेमोरी का काम है, इसे हम बोलते हैं मेन मेमोरी भी, ठीक है। इसे हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और मेन मेमोरी कौन सी होती है? हमारी प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी से भी जानते हैं।
याद रखिएगा, हमारी प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसे हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, कहता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक जो हमारी स्पीड को बढ़ाता है, हमारे कंप्यूटर की स्पीड को जो बढ़ाता है, किसके किसके बीच में, मेन मेमोरी एंड सीपीयू, मतलब प्रोसेसर को यहाँ बोला जाएगा सीपीयू। तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में मतलब किसके साथ काम करता है, कैश मेमोरी। वो हमारे पास जो कैश मेमोरी हमारा जो काम करता है वो कंट्रोलर के साथ काम करता है, कंट्रोलर के साथ ये वर्क करता है, ये हमारा कैश मेमोरी कहलाता है। इसका काम क्या है, मेन रोल क्या है, एग्जाम में ज़्यादातर कैश मेमोरी के बारे में ही पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। देखिए मेन मेमोरी मतलब जहाँ पे हमारा डेटा सेव हुआ। आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे किचन में कोई भी चीज़ रखने के लिए एक स्टोर रूम होता है और एक किचन होता है। तो किचन से स्टोर रूम तक अगर हम सारा डेटा स्टोर किचन में ही रख देंगे, सारा स्टोर रूम से लाके किचन में ही सारी चीज़ें रख देंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी, काम करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। सेम यहाँ पे भी वही लॉजिक है कि मेमोरी अगर हम सारा चीज़ यहीं पे रख देंगे तो हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी, हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो होगी, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो वर्क करेगा। इसके लिए क्या किया जाता है, एक मेमोरी का यूज करते हैं। तो मेमोरी में डेटा होता है और इस डेटा को प्रोसेसर तक ले आने और ले जाने का काम करना। मतलब अगर हमारे पास ढेर सारे डेटा हैं और उस डेटा को ले आना और ले जाने का जो प्रोसेस होता है वो जो हमारे पास करता है कैश मेमोरी। सपोज हमारे पास एक ट्रेन है, ट्रेन का जो इंजन होता है जस्ट लाइक कंट्रोल यूनिट की तरह काम करता है। अगर हम इंजन से ही लाइक आजमगढ़ से दिल्ली जाना है तो आप खुद सोचो, सिर्फ इंजन से लोगों को भेजेंगे तो 2, 4, 10, 20 लोगों को मैक्सिमम भेज पाएंगे। लेकिन उसके साथ अगर हम इंजन के साथ डिब्बे को भी जोड़ दिया जाए तो उस इंजन के साथ डिब्बे का जो काम करता है वो हमारा कैश मेमोरी करता है। और वो कैश मेमोरी जो हमारे पास है वही हमारा वो क्या करता है कि डिब्बे को हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज सके। तो ये भी कंट्रोलर क्या करता है कि मेमोरी से डेटा प्रोसेसर तक और प्रोसेसर से डेटा मेमोरी तक ले आने और ले जाने का जो प्रोसेस है वो करे। और उसके साथ जो उसकी बफर एरिया है, एक जो स्टोर करने का स्पेस, डेटा स्टोर करने का स्पेस है, जस्ट लाइक डिब्बा, ट्रेन का डिब्बा, वो ले जाना ले आने के जो काम करता है वो हमारा कैश मेमोरी करता है। तो कैश मेमोरी का यूज क्यों करते हैं, हमारे कंप्यूटर का, हमारे जो भी हमारे पास डिजिटल मशीन है उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। और वो स्पीड कैसे बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा ले जाने ले आने के लिए जो स्पेस यूज किया जाता है उसी को हम बोलते हैं कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो मेन डेफिनेशन है कि मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो यूज किया जाता है वही हमारी कैश मेमोरी कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कैश मेमोरी। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी क्या है, इसके नाम से ही लग रहा है प्राइमरी, मतलब एक बेसिक, एक प्राइमरी लेवल पे, एकदम स्टार्टिंग लेवल पे। तो बिल्कुल सही। तो प्राइमरी का मतलब है कि जब हम कीबोर्ड से कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो वो जो सबसे पहले डेटा जाके जहाँ स्टोर होता है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। प्राइमरी मेमोरी को हम रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें डेटा सिर्फ तभी तक रहता है जब तक डेटा हम वर्किंग प्रोसेस में होते हैं। हमारे पास प्राइमरी मेमोरी मतलब वो सारी चीज़ें प्राइमरी मेमोरी में होती हैं जो हमें डेस्कटॉप पे दिखते हैं, जो हमारे स्क्रीन पे दिखते हैं, वो डेटा प्राइमरी मेमोरी में कहलाती है, वो डेटा प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा स्टोर होते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। तो प्राइमरी मेमोरी के हमारे पास बेसिकली दो टाइप के होते हैं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम एंड रोम
रैम को हम वोलाटाइल बोलते हैं। वोलाटाइल मीन्स अस्थाई मेमोरी। इसकी जो हिंदी होती है वोलाटाइल की, वो अस्थाई होती है। और रोम हमारा नॉन वोलाटाइल होता है, जो अस्थाई मेमोरी होती है। अस्थाई का मतलब क्या होता है कि हमारा डेटा तभी तक इसमें सेव रहता है जब तक कंप्यूटर हमारा रन करता है। जब तक कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है और चलता है तभी तक इस मेमोरी में डेटा स्टोर होते हैं। अदरवाइज जैसे ही इन केस लाइट चली जाती है, शट डाउन हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है सिस्टम, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा डेटा जो है वो इरेज हो जाता है। तो इस नेचर को बोला जाता है वोलाटाइल नेचर। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस को रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें डेटा रैंडमली यूज किया जाता है। इसमें रीड एंड राइट दोनों वर्क होते हैं। रीड राइट डेटा जो भी है, रीड राइट दोनों किए जाते हैं। तो रैंडम एक्सेस भी दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक रैम मतलब यस रैम और डायनेमिक रैम डी रैम। देखिए स्टैटिक रैम क्या है, आपने देखा होगा कंप्यूटर में अगर थोड़ा सा भी प्रोसेस करने में वेट करवाता है या फिर वो बफर करने लगता है, सर्फिंग करता है धीरे धीरे, तो आप क्या करते हो, F5 या फिर माउस से राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना स्टार्ट कर देते हो। एकदम आप फटाफट रिफ्रेश करते रहते हो तब तक जब तक वो टास्क परफॉर्म ना हो जाए, जब तक वो टास्क सही से चलने ना लगे। तो ऐसी चीज़ मतलब रिफ्रेश कब ज़रूरत पड़ती है, जिस कंप्यूटर में डायनेमिक रैम लगा होता है उसमें रिफ्रेश करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश, रेगुलर बेसिस पे रिफ्रेश करना पड़ता है। और ये कंडीशन कब आती है, जब आप खुद सोच लो कि एक ही पर्सन से एक साथ 4-5 क्वेश्चन किए जाएं और सबको एक्सपेक्ट किया जाए कि एक साथ आंसर आए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 1 बाय 1 करके ही तो रिजल्ट देगा। तो वो जो सोचने में टाइम लगाता है कि सबसे पहले किसको रिजल्ट दे, तो ये क्या होता है, ये हैंग हो जाता है। इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर के अंदर एक साथ कई सारे एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो हमारा जो प्रोसेसर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन करे। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, फटाफट रिफ्रेश करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो क्या करता है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में रिफ्रेश होता है और हमें वो 1 बाय 1 करके हमारे एप्लीकेशंस को ओपन कराता है। फिर हमारे पास स्टैटिक रैम कौन सी है, वो रैम जिसमें रिफ्रेश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस कंप्यूटर में स्टैटिक रैम लगा होता है उसमें हमें रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे हम जितने भी एप्लीकेशन पे कंटिन्यू क्लिक ना कर दें, वो कंटिन्यू फास्ट वर्क करता है और एप्लीकेशन को ओपन कर देता है। तो याद रखिए हमारे पास जो स्टैटिक रैम है वो हमारे पास रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसमें डायनेमिक रैम लगा होता है, जिस लैपटॉप डेस्कटॉप सिस्टम में, उसे बार बार रेगुलर बेसिस पे रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा रैम। रैम हमारा वोलाटाइल नेचर है। वोलाटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होते हैं इन सब के अंदर। अब बात करते हैं रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, 2-3 मेमोरी का नाम लिख दिया जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा ये वोलाटाइल, इसमें से वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है इनमें से कि किसके बारे में वोलाटाइल पूछा जा रहा है और किसको नॉन वोलाटाइल पूछा जा रहा है, तो ये देखना है। तो रीड ओनली मेमोरी ये सिर्फ रीड करता है, ना कि राइट करता है। ये सिर्फ रीड करता है, ना कि राइट करता है। तो चलिए देखते हैं, रीड ओनली मेमोरी में हमारे पास काफ़ी टाइप की मेमोरीज आती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले एम रोम, मास्क्ड रोम। मास्क्ड रोम कौन सा रोम है? जब हमारे पास सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आया था तो उस समय जो रोम यूज होता था वो मास्क्ड रोम यूज होता था। मास्क्ड मीन्स था कि बना बनाया रोम आता था, उसमें ना ही हम कोई बदलाव कर सकते थे ना ही कुछ। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आती थी हम उसे चेंज करके एक दूसरा इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर लाते थे रोम और उसे लगा देते थे। तो वो जो हमारा इस तरीके से वर्क करता है तो ये हमारा मास्क्ड रोम कहलाता है।
एक चीज़ मैं थोड़ा सा भूल गया, रैम और रोम। रैम की आवश्यकता कब पड़ती है? जब किसी एप्लीकेशन को चलाने की ज़रूरत पड़ती है। याद रखिए, जब किसी एप्लीकेशन को हम रन करते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल में व्हाट्सअप यूज करते हो, तो व्हाट्सअप यूज करते हो तो व्हाट्सअप जो रन होता है, मतलब जो भी आपके मैसेज आते हैं, जो भी आप चैटिंग करते हो, ऑडियो वीडियो इमेज जो भी आपके आते जाते हैं, वो रैम के अंदर यूज होते हैं। और रोम का यहाँ पे रोल क्या है? वो जो व्हाट्सअप इंस्टॉल है, याद रखिए, रन टाइम में जो स्पेस लेता है वो रैम के अंदर लेता है, और जो इंस्टॉल करने के लिए उसे स्पेस की ज़रूरत होती है वो रोम की ज़रूरत पड़ती है, उसे रोम का यूज करते हैं, उसको रोम की आवश्यकता पड़ती है। सारे जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं, अगर उन्हें इंस्टॉल करना है तो वो जो इंस्टॉल होने के लिए स्पेस लेते हैं वो रोम के लिए लेते हैं। वो सारे एप्लीकेशन रोम के अंदर इंस्टॉल होते हैं, ये आपको याद रखना है। और आपको खुद पता है कि एक बार अगर आपने डेटा इंस्टॉल कर दिया तो ये तो है नहीं कि पावर जाने के बाद वो अनइंस्टॉल हो जाता है, नहीं होता। तो इसीलिए इसका नेचर क्या है? नॉन वोलाटाइल। मतलब इसमें जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है, इसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर नहीं होता। ठीक है, तो मास्क्ड रोम हो गया, जो हमारे पास पहले से बनी बनाई रोम आती है और हम अपने सिस्टम में यूज कर लेते हैं, वो मास्क्ड रोम कहलाती है। प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल मीन्स क्या होता है कि हम अब मार्केट से ब्लैंक रोम लाते हैं और उसमें अपने अकॉर्डिंग डेटा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं। हम एक बार उस ब्लैंक रोम के अंदर बस हम एक बार डेटा अगर इंस्टॉल कर दिए तो दोबारा हम उसे इरेज नहीं कर सकते, उसे डिलीट नहीं कर सकते। बस वो हमें ओनली वन टाइम मौका देता है, एक बार बस चांस देता है डेटा इंस्टॉल, मतलब प्रोग्रामेबल, प्रोग्राम डालने के लिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। तो ये हमारा पी रोम कहलाता है, प्रोग्रामेबल रोम। नेक्स्ट हमारे पास आता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें बदलाव हुआ, थोड़ा सा बदलाव हुई चीज़ों में। अब यहाँ से डेटा इरेजेबल भी होने लगा। अब तक इससे पहले इन दोनों में डेटा इरेज नहीं होते थे। अब क्या हुआ? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल भी होने लगा, मतलब इरेजेबल भी होने लगा। जब डेटा को इरेजेबल और प्रोग्रामेबल और इरेजेबल दोनों का काम करने लगा, लेकिन इसे इरेज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, टाइम कंज्यूम होता था। तो जो टाइम कंज्यूम होता था वही हमारा इरेज करने पे, और ये इरेज किसके थ्रू होता था? अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू। अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू डेटा को इरेज किया जाता था और फिर से उसे रीप्रोग्राम्ड किया जाता था। तो जो इस तरीके का नेचर हमारा किस में आया? ईपी रोम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इलेक्ट्रिकली मतलब अब तक अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू इरेजेबल होता था, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इरेज किया जाने लगा। और इलेक्ट्रिसिटी से जब इरेज होने लगा तो ये काफ़ी फास्ट इरेज करने लगा, काफ़ी फास्ट डेटा को डिलीट करने लगा और इंस्टॉल करने लगा। इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल मतलब काफ़ी फास्ट इरेजेबल और प्रोग्रामेबल होने लगा। इसलिए सबसे तेज जो काम करता है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम में याद रखिएगा, इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है बहुत से बेसिक एग्जाम्स में। पी रोम क्या है, ईपी रोम क्या है, ईईपी रोम क्या है, इनके फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर कंप्यूटर बेसिक लेवल से कोई क्वेश्चंस आते हैं तो मेमोरी से एक दो क्वेश्चन आने ही आने हैं, आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? वो सारी मेमोरी फ्लैश मेमोरी कहलाती हैं जो करंट में तुरंत डेटा को डिलीट और इंस्टॉल कर लेता है, तो वो हमारा फ्लैश। मतलब इसी के साथ दोनों एक साथ बने थे, दोनों का नेचर फास्ट हो, दोनों ही फास्ट डेटा को इरेजेबल और प्रोग्रामेबल करते हैं। तो ये दोनों का सेम नेचर है। ठीक है, तो ये हमारा फ्लैश रोम के नाम से जाना जाता है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी कौन सा है? वो मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है जो बाहर से हम लगाते हैं, उस मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। जो बाहर से मेमोरी लगाते हैं वो सेकेंडरी, जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो ये सारी जो मेमोरी का यूज करते हैं वो सारी मेमोरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। इंटरनल मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी में आती है और एक्सटर्नल, वो सारी एक्सटर्नल मेमोरी हमारी किस में आती है? सेकेंडरी मेमोरी में आती है। तो सीक्वेंशियल सेकेंडरी मेमोरी भी दो टाइप की होती है, सीक्वेंशियल मेमोरी, रैंडम मेमोरी। सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि वो सेकेंडरी मेमोरी जो डेटा को सीक्वेंस में रखता हो। डेटा को सीक्वेंस में रखना मीन्स, जैसे हमने टेप रिकॉर्डर देखा है, उसमें रील्स लगी होती हैं। अगर हमें लास्ट वाले सॉन्ग को लिसन करना है, लास्ट वाले गाने को सुनना है, तो हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम डायरेक्ट जंप करके तो नहीं जा सकते। तो इस तरीके से जो हम फॉरवर्ड बैकवर्ड करते हैं, क्यों? क्योंकि वो डेटा किस ऑर्डर में है? एक सीक्वेंस ऑर्डर में है, कि हम डायरेक्ट जंप करके ना जाके एक एक करते हुए फॉरवर्ड करके वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर सुनते हैं उसे। तो ये कहलाते हैं, जो हमारा टेप रिकॉर्डर है, जो हमारा वो टेप रिकॉर्डर है, वो हमारा किस में आता है? सीक्वेंशियल में आता है। रैंडम में क्या आता है? हमारी मेमोरी, जैसे चिप हो गई, पेन ड्राइव हो गया, हमारे फ़ोन में मेमोरी चिप है, उसमें क्या होता है? अगर हमें कोई सॉन्ग पसंद है तो हम तो उस पर डबल क्लिक करते हैं और वो क्या करता है? डायरेक्ट जंप करके वहाँ पे उसे लिसन करने लगता है। तो उसको क्या करता है? उस ट्रैक को यूज करने लगता है। तो ऐसे मतलब जंप करके जो डायरेक्टली उसी पे जाके और जंप करते हैं। तो ये जो हमारे पास डायरेक्टली, मतलब इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं और रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से रैंडमली यूज होता है और डायरेक्ट भी यूज होता है, इसको दोनों नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी में। इसमें क्या है? हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है। ये जो सारी चीज़ें आती हैं वो हमारी रैंडम मेमोरी में आती हैं। तो हमारे पास सेकेंडरी में, रैंडम मेमोरी में ये यूज होता है। तो ये थे हमारे पास मेमोरी चैप्टर, मेमोरी को लेके। अगर आपको इसमें किसी भी मेमोरी में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में उसे हमें कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करिए कि कौन सी चीज़ें आपको डाउट लग रही है, तो उसे हम आपको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको वीडियो बना के आपके सामने देंगे। और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।